हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस पाइथन सीरीज में हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज लिटरल्स। ओके, सो क्लास स्टार्ट हो चुका है, दैट इज कम्प्लीटली लाइव। आप लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाइए और जितना हो सके आप लोग इस क्लास को शेयर करें। तो फटाफट से आप लोग कनेक्ट हो, उसके बाद हम जल्दी से अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। So in previous lecture we had discussed about some identifiers, right? कुछ identifiers हमने पढ़े थे जिनमें हमने देखा था कि कोई भी जब हम नाम रखेंगे खुद की तरफ से उसके क्या क्या रूल्स हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, जो कि पार्ट था किसका, टोकन का, राइट? उन्हीं टोकन्स में से नेक्स्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिटरल्स के बारे में। सो बेसिकली हमारे पास टोटल 5 टोकन थे, जिनमें से कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स 2 टोकन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लिटरल्स आर थर्ड टोकन। तो इसको आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो एक बार आप लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, उसके बाद फटाफट से हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो लिटरल्स होते क्या है? लिटरल्स हमारे प्रोग्राम में लिखा हुआ एक ऐसा वैल्यू होता है जो कि अपने आप में फिक्स होता है, ठीक है? सो लिटरल्स क्या होते हैं? हमारे प्रोग्राम में लिखे हुए वो सारी चीज़ें जो कि अपने आप में फिक्स हैं। जैसे कि कोई भी XYZ वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 10। क्या ये 10 अपने आप में फिक्स है? बिल्कुल फिक्स है। जब इस 10 को हमने इन्वेंट किया और आज तक क्या हम इसको चेंज कर पाए हैं? नहीं, ये अपने आप में फिक्स है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ऐसे वैल्यूज जो कि अपने आप में फिक्स्ड हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? लिटरल्स कहते हैं, ठीक है? यही क्या है? लिटरल्स। दूसरा इनका नाम होता है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स भी हम बोल सकते हैं। तो आज तक जब हमने छोटी क्लासेस में कभी भी लिटरल्स के बारे में पढ़ा होगा तो वहां पे हमने कॉन्स्टेंट वर्ड को जरूर सुना होगा कि 10 एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ठीक है? तो इन्हीं का, लिटरल्स का ही दूसरा नाम हमारे पास क्या होता है? कॉन्स्टेंट्स होते हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से टाइप्स हैं, कितने हमारे पास एक्चुअल में लिटरल्स होते हैं। साथ के साथ में अगर आप लोगों का कहीं पे भी कोई भी डाउट होता है, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है? चलो, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 5 पार्ट्स में हमने अपने लिटरल्स को क्लासिफाई किया हुआ है। सबसे फर्स्ट वन है न्यूमेरिक लिटरल्स। इनमें हमारे पास कुछ नंबर्स आ जाते हैं, कोई पॉइंट वाला नंबर, कोई बिना पॉइंट वाला नंबर, ऐसे कुछ नंबर्स आ जाते हैं। फिर आ जाते हैं स्ट्रिंग्स, यानी कि हमारे पास कैरेक्टर्स, वर्ड्स, पैराग्राफ, वो आ जाते हैं स्ट्रिंग की कैटेगरी में। सबको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। बूलियन में हमारे पास कुछ ट्रू फॉल्स वाले वैल्यूज आ जाते हैं। स्पेशल में हमारे पास नन आ जाता है, जिसके बारे में हमने थोड़ा बहुत पहले डिस्कशन किया था, राइट? वही है। फिर लिटरल कलेक्शन, जो हम सारे लिटरल्स पढ़ेंगे, अगर उन सबको एक जगह मर्ज कर दिया जाए, उनका कलेक्शन बनाया जाए, तो वो होते हैं लिटरल कलेक्शन, जिनमें हमारे पास लिस्ट, टपल, ये सब चीजें आ जाती है। तो अब इन पांचों को हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं न्यूमेरिक लिटरल से। न्यूमेरिक लिटरल्स वो सभी लिटरल्स होते हैं जिनके अंदर में हमारे पास कुछ नंबर्स आते हैं। अब आज तक हमने जितने भी नंबर्स यूज किए हैं, चाहे वो कोई बिना पॉइंट वाला वैल्यू हो, कोई पॉइंट वाला वैल्यू हो, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? न्यूमेरिक लिटरल्स। अब अगर हम अपनी नॉर्मल लाइफ की बात करें और हम प्रोग्रामिंग की बात करें, दोनों को अगर हम कंपेयर करें, तो यहाँ पे हम चीजें उस तरीके से नहीं लिखते हैं जैसा अपने नॉर्मल लाइफ में लिखते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल देती हूँ, अगर मुझे 10,000 लिखना हो तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख रहे होते हैं, राइट? 10,000 अपनी नॉर्मल लाइफ में। बट अगर वहीं पे आप इसको, अगर लिख तो हम नॉर्मली भी सकते हैं, जैसे कि हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे, राइट? 10,000। बट हमने यहाँ कोमा क्यों पुट किया? रीडेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए, ताकि हम इस नंबर को देखते के साथ में हम कह पाए कि हाँ ये 10,000 है। तो रीडेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए हम किसको यूज कर रहे होते हैं? कोमा को। बट ये चीज हम इन प्रोग्रामिंग हम यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास दूसरे ऑप्शंस हैं, दूसरे तरीके हमें दिए हुए हैं कि ऐसा नहीं, आप ऐसा यूज करो, ठीक है? तो नंबर्स के केस में या हर एक चीज के केस में हम अपनी नॉर्मल लाइफ को सेपरेट रखेंगे, ठीक है? उनको हम प्रोग्रामिंग में कभी भी लिखने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर आपने ऐसा कहीं भी लिखा तो इट विल बी कंसीडर्ड एज फॉल्स, ठीक है? ये लाइन आपके पास एरर जनरेट करेगा हमेशा। नॉर्मली आप हमेशा लिख सकते हो। इसके ऑल्टरनेटिव्स हैं, वो हम अभी बात करेंगे, ठीक है? तो एक एक करके सभी टाइप्स हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिक लिटरल्स के।
सो न्यूमेरिक लिटरल्स में हमारे पास न्यूमेरिक लिटरल्स को हमने 3 पार्ट में क्लासिफाई किया है. फर्स्ट वन इज इंटीजर लिटरल, सेकेंड वन इज फ्लोट लिटरल एंड थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स लिटरल. अगर इन तीनों में से इंटीजर फ्लोट हमने कहीं ना कहीं सुना होगा और यूज भी किया होगा. कॉम्प्लेक्स की हम बात करेंगे आगे. तो इंटीजर लिटरल्स वो सभी ऐसे नंबर्स जिनमें हमारे पास कोई पॉइंटिंग वैल्यू नहीं हो, राइट. जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी 10 का हमने एग्जांपल लिया था 10, तो इसमें कोई पॉइंटिंग वैल्यू नहीं है. अभी तक ये नंबर कैसा है, इंटीजर लिटरल है. वहीं पे अगर 10 के साथ में मैं पॉइंट ऐड कर देती हूँ, नाउ ये नंबर कैसा है, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल है. इवन अगर मैं इन दोनों वैल्यूज का टाइप भी प्रिंट करवा के देखती हूँ, जो कि हमने पहले बात की थी एक लेक्चर में कि हमारे पास एक टाइप नाम का मेथड होता है जिसके थ्रू हम किसी भी वैल्यू का, किसी भी वेरिएबल का टाइप हम प्रिंट करवा सकते हैं, राइट. तो अगर मैं लिखती हूँ टाइप और यहाँ मैं लिखती हूँ टाइप के अंदर में 10, अब क्योंकि मुझे इसको प्रिंट करवाना है तो हमें इसको प्रिंट मेथड में लिखना पड़ेगा, राइट. तो इस केस में ये स्टेटमेंट हमें क्या आउटपुट प्रोवाइड करेगा. देखो, आई होप मैं ये समझ के चल रही हूँ. हमने प्रिंट के बारे में थोड़ा बहुत पहले डिस्कशन किया था और हम डीपली पढ़ेंगे जब हम इनपुट आउटपुट फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है. बट प्रिंट का काम क्या है यहाँ पे, अगर मैं इस प्रिंट मेथड की बात करूँ जो कि यहाँ से यहाँ ओपन हो रहा है, यहाँ क्लोज हो रहा है, तो इसका क्या काम है यहाँ पे. इस प्रिंट मेथड का काम है जो आप इसके ब्रैकेट्स के अंदर में लिखेंगे उसको कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट करवाना, राइट. दूसरा, यहाँ मैंने टाइप मेथड को यूज किया है. ये क्या कर रहा है, जो इसके पैरेंथेसिस में हम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे ये उसका टाइप हमें रिटर्न करके प्रोवाइड करेगा. तो ये जो वैल्यू है दिस इज 10. अब ये 10 जो है बिना पॉइंट वाला वैल्यू है, इसका मतलब ये एक इंटीजर टाइप वैल्यू है. तो अगर हम आउटपुट की बात करें तो हमारे पास कुछ इस तरीके से प्रिंट होके आएगा क्लास इंट, ठीक है. और क्योंकि इंटरनली एक डेटा टाइप है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर रहे होंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, बस हमें इतना याद रखना है अभी के लिए कि अगर आपके पास कोई वैल्यू है जो कि एक होल वैल्यू है, कंप्लीट वैल्यू है, बिना पॉइंट वाला वैल्यू है, तो वो हमेशा क्या कंसीडर होता है, इंटीजर, ठीक है. तो हम इसको कह सकते हैं कि एक इंटीजर लिटरल है. अगर आपने लिखा प्रिंट और इस बार हम टाइप प्रिंट करवाते हैं एक पॉइंटिंग वैल्यू का, ठीक है, 10.10 का, इस केस में आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, क्लास फ्लोट. तो ये कौन से क्लास से बिलोंग करता है, फ्लोट. तो इसका टाइप क्या है, फ्लोट. तो ऐसे नंबर्स जिनके साथ पॉइंट है तो वो हमेशा ही फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स कंसीडर होंगे, ठीक है. ये हमें ध्यान रखना है. अगर आपके पास कोई इंटीजर नंबर है जैसे 10 है, 10 के साथ अगर मैंने कहीं भी पॉइंट ऐड कर दिया, पहले ऐड कर दिया, बाद में ऐड कर दिया, अब ये एक इंटीजर नंबर नहीं रहेगा, ये कैसा नंबर बन जाएगा, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल बन जाएगा, ठीक है. अब हम कुछ रूल्स की बात कर लेते हैं, इनको लिखने के कुछ रूल्स. तो सबसे पहला इंटीजर्स लिटरल्स की हम बात कर लेते हैं. सबसे फर्स्ट रूल ये है कि आप इसको नॉर्मली लिख सकते हो, ठीक है. दूसरा, किसी भी लेंथ तक अगर आप लिख रहे हैं आप लिख सकते हो. क्या अगर 0 है, सिर्फ 0 है, क्या ये एक इंटीजर लिटरल कंसीडर होगा, ऑफ कोर्स 0 एक नंबर है, बिना पॉइंट वाला नंबर है, सो ऑफ कोर्स दिस नंबर इज इंटीजर लिटरल, ठीक है. दूसरा चीज, अगर मुझे कुछ इस तरीके से लिखना है 10,000, इसका अल्टरनेटिव क्या है, या अगर हम इसको रियल लाइफ में ऐसे लिख रहे हैं तो प्रोग्रामिंग में हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं रीडेबिलिटी और अच्छी करने के लिए. पहला ऑप्शन तो आपके पास ये है कि आप इसको नॉर्मली लिखो, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये सही करेक्ट है, बिल्कुल सही से ट्रीट होगा. अगर आप फिर भी रीडेबिलिटी इंप्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं अंडरस्कोर्स, ठीक है. अंडरस्कोर सिंबल हम यूज कर सकते हैं. अब ये अंडरस्कोर सिंबल कौन सा होता है, हमारे पास कीबोर्ड में 2 सिंबल होते हैं, थोड़े से सिमिलर होते हैं. एक होता है हाइफन, ध्यान से देखना कि मैंने ये कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मैंने लिखा 5 - 5, तो ये वाला जो सिंबल है जो हम सब्ट्रैक्शन के लिए काम में लेते हैं, ये होता है हाइफन सिंबल. बट अगर लाइन के टच हो रहा है, ये सिंबल कौन सा है, ये है अंडरस्कोर. हो सकता है आपको नहीं पता, पता भी हो, नहीं भी पता हो, बट मैंने बता दिया तो इसको याद रखना. तो ये हाइफन है, अंडरस्कोर. तो अंडरस्कोर को आप यूज कर सकते हो अपने वैल्यूज की रीडेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको 10,000 लिखना है, आप लिखो 10 और अंडरस्कोर यहाँ पुट कर दो,
ठीक है, स्पेसेस नहीं होने चाहिए बीच में कि आपने स्पेस पुट कर दिया, स्पेस नहीं होना चाहिए, ना कोई कोमा होना चाहिए। आप इस तरीके से अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं। ओके, सो नाउ दिस वन इज वैलिड। अगर इसकी बात करें तो ये इनवैलिड कंसीडर होगा। इवन अगर आपने कुछ ऐसा लिखने की कोशिश की स्पेस के साथ में, ये भी आपके पास इनवैलिड कंसीडर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कभी भी नहीं लिखना है। अब अंडरस्कोर के भी कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स ये हैं कि आप इसको स्टार्टिंग में पुट नहीं कर सकते कि आपने लिखा 10,000 कुछ इस तरीके से, स्टार्टिंग में आप इसको पुट नहीं कर सकते हो। दूसरा, आप इसको अगर लास्ट में लिखना चाह रहे हो इस तरीके से, लास्ट में भी आप नहीं लिख सकते हो, क्योंकि देखो क्या हम कभी लास्ट में कॉमा पुट करते हैं अपने वैल्यू के? नहीं करते हैं। क्या हमारा कोई भी नंबर है, क्या आप उसके रीडेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए आपको उसको 1000 में शो करना है, लाख में शो करना है, करोड़ में शो करना है, क्या आप कभी भी सबसे स्टार्टिंग में कॉमा पुट करते हो? नहीं करते हैं। तो वही सेम रूल है कॉमा वाले कि यहाँ पे हम अंडरस्कोर यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ इसका कोई सेंस ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको नहीं लिख सकते हो। मिड में कहीं भी हो सकता है, वो फिर कोई इशू नहीं है। तो अभी के लिए ध्यान रखना कि ये दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके पास इनकरेक्ट हैं। ओके, तो अंडरस्कोर के ये रूल्स आपको ध्यान रखने हैं, मिड में कहीं भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने लिखा 1_000, बिल्कुल वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है कि जैसे 10,000 हमें ऐसा लिखना है और मैं एक और जीरो पुट कर देती हूँ, तो हमें यहीं पे जहाँ हम कॉमा पुट करते हैं वहीं पे आपको अंडरस्कोर लिखना है। जैसा आपको रीडेबिलिटी के लिए सही लगे आप वहाँ पे अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास सारे रूल्स हो गए इंटीजर लिटरल्स को लिखने के। एक कंप्लीट वैल्यू हो सकता है, जीरो हो सकता है। अगर आपके पास एक नेगेटिव नंबर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा -10, क्या ये -10 आपके पास एक इंटीजर लिटरल होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, ये भी आपके पास एक इंटीजर लिटरल नंबर है, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ। अभी अगर हम बात करें कि पाइथन इस चीज को किस तरीके से कंसीडर करता है, तो वो कुछ इस तरीके से कंसीडर करता है। 10 है, इसको कंसीडर करेगा कि एक इंटीजर वैल्यू है। बचा जो आपके पास ये सिंबल है जो कि यहाँ शो कर रहा है कि ये 10 कैसा वैल्यू है, एक नेगेटिव वैल्यू है, इसको स्टोर किया जाता है एज अ सिंबल, और ये सिंबल होता है आपके पास एज अ यूनेरी ऑपरेटर। ठीक है, यूनेरी ऑपरेटर जो कि हमारे पास माइनस है यहाँ पे, जो कि शो कर रहा है कि आपका जो ये लिखा हुआ वैल्यू है दिस इज अ नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो ये सारे रूल्स हो गए हमारे पास इंटीजर लिटरल्स के। अब दूसरा चीज, इंटीजर लिटरल्स को भी हमने फर्दर पार्ट्स में क्लासिफाई किया हुआ है, अब उनकी हम बात कर लेते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जो इंटीजर लिटरल्स हैं उनको हमने मोस्टली 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। तो सबसे फर्स्ट वन हमारे पास आ जाता है डेसिमल। ठीक है, सेकंड हमारे पास आ जाता है बाइनरी, थर्ड हमारे पास आ जाता है ऑक्टल, और फोर्थ नंबर पे आ जाता है हेक्साडेसिमल। कहीं ना कहीं हमने मैथमेटिक्स में इन नंबर्स को हमने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो हम सबको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो मतलब अगर मेरे पास कोई भी कंप्लीट वैल्यू है वो क्या कंसीडर होगा? इंटीजर लिटरल। अब इन चारों पार्ट्स में हम उस नंबर को किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे? जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास वैल्यू है 10, तो अब ये 10 इन चारों पार्ट्स में से क्या कंसीडर होगा? ये डेसिमल नंबर है, ऑक्टल है, बाइनरी है, हेक्साडेसिमल है, ये 10 किस टाइप
कहाँ से नहीं अभी आ रहा है साउंड, एक बार मुझे क्लियर करके बताओ। और कहाँ से, किस टॉपिक से साउंड नहीं आया है, मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ, एक बार मुझे आप लोग कमेंट करके बता दो। अभी आ रहा है साउंड, एक बार मुझे क्लियर करके बताओ। एम आई ऑडिबल नाउ? ओके, तो किस टॉपिक से साउंड आना बंद हुआ, मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ, एक बार आप मुझे बता दो किस टॉपिक से साउंड आना स्टॉप हो गया था। वापस से रिपीट कर लेते हैं एक बार, है ना। ये वाला स्लाइड कंप्लीटली सुनाई दिया था आप लोगों को इस पेज, इसी पेज से, ठीक है। तो इसी को हम वापस से एक बार रिपीट कर लेते हैं। अगर हम इंटीजर लिटरल की बात करें, इसको भी हमने फर्दर 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया हुआ है। फर्स्ट वन इज डेसिमल, सेकेंड वन इज बाइनरी, थर्ड वन इज ऑक्टल एंड फोर्थ वन इज हेक्साडेसिमल। तो ये 4 पार्ट होते हैं हमारे पास इंटीजर लिटरल के। मतलब कोई भी वैल्यू हो, चाहे वो ऑक्टल हो, हेक्साडेसिमल हो, इंटीजर हो, बाइनरी हो, उन सबका टाइप क्या होता है, इंटीजर होता है, ठीक है। अब अगर मैं इन चारों की बात करूं तो हम इनको क्लासिफाई किस तरीके से करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 10, या मेरे पास कोई भी XYZ नंबर है, मेरे पास नंबर है 100 है। अब ये नंबर किस टाइप का है, क्या ये ऑक्टल है, क्या ये बाइनरी है, क्या ये हेक्साडेसिमल है, या फिर ये डेसिमल है, किस टाइप का नंबर मैं इसको कंसीडर करूं। तो हर एक नंबर को क्लासिफाई करने के लिए हमने क्या किया कि हम कुछ प्रीफिक्स को यूज करते हैं। जैसे अभी के लिए हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं इस नंबर को कैसा कंसीडर करूं, तो कंपाइलर भी तो हो सकता है, राइट। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने क्या किया कि पहले आप कुछ प्रीफिक्स में कोई वैल्यू ऐड कर दो, जिसको देखते के साथ में हमें समझ में आ जाए कि हाँ अच्छा ये इस प्रीफिक्स से स्टार्ट हो रहा है तो मतलब ये ऑक्टल होगा, इस प्रीफिक्स से स्टार्ट हो रहा है तो ये हेक्साडेसिमल होगा, इस तरीके से। तो अब वो प्रीफिक्स क्या होते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो अगर आपने नंबर नॉर्मली लिखा हुआ है विदाउट एनी प्रीफिक्स, सो ये नंबर क्या कंसीडर होगा, ये नंबर कंसीडर होगा डेसिमल, ठीक है। तो मतलब डेसिमल के लिए आप कोई भी एक्स्ट्रा में प्रीफिक्स यूज नहीं करते हो। अगर हम बात करें बाइनरी की, तो बाइनरी के लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं 0B। अब ये जो B है ये स्मॉल कैपिटल दोनों हो सकता है। दूसरा चीज, ये 0 है, O नहीं है, ठीक है। अगर देखने में लग रहा हो कि कैपिटल O है, कैपिटल O नहीं है, दिस इज 0, ओके। और 0 को हम इस तरीके से लिख देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे बात में। तो ये हमारे पास प्रीफिक्स हो गया बाइनरी के लिए। तो अगर ये नंबर है, मुझे इसको बाइनरी बनाना है, अभी के लिए ये कैसा है, अभी के लिए ये नंबर एक डेसिमल नंबर है, मुझे इसको एज अ बाइनरी कंसीडर करवाना है, तो मैं यहाँ पे 0B प्रीफिक्स में पुट कर दूंगी। तो अभी ये नंबर कैसा बन चुका है, एक बाइनरी नंबर बन चुका है। नेक्स्ट, ऑक्टल के लिए हम यूज करते हैं 0O। अब ये जो O है ये कैपिटल भी हो सकता है, ठीक है। सो 0O हम यूज कर रहे होते हैं ऑक्टल के लिए। अगर मैंने लिया 0O 100, तो अब ये नंबर कैसा है, ऑक्टल नंबर है। चलो आगे चलते हैं। हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल के लिए हम यूज करते हैं 0X, स्मॉल कैपिटल दोनों हो सकते हैं X, ठीक है। तो दिस इज 0। तो अगर इस 100 को मुझे हेक्साडेसिमल कंसीडर करना है तो हम लिखेंगे 0X 100। सो नाउ दिस नंबर इज हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने नंबर्स को क्लासिफाई करते हैं। दूसरा, अब हमारे पास कुछ रूल्स हैं कि आपके पास जो भी आप नंबर बनाएंगे उसके अंदर में, या जैसे डेसिमल की बात करें तो उसके अंदर में कौन कौन से डिजिट्स अलाउड हैं, कौन से नहीं हैं, तो किस रेंज तक के डिजिट आपके पास अलाउड हैं। या दूसरा चीज, इन नंबर्स को हम क्लासिफाई करने के लिए बेस को भी यूज करते हैं, तो इनके बारे में भी हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं किसकी, बेस वैल्यू की। बेस की, बेस मतलब टोटल आप उसमें कितने डिजिट्स यूज कर सकते हो। तो अगर हम बात करें यहाँ पे डेसिमल की, तो डेसिमल का बेस होता है 10, यानी कि आप इसमें टोटल 10 डिजिट्स को यूज कर सकते हो। और वो 10 डिजिट्स कौन से हैं, 0 से लेके 9 तक। तो अगर हम 0 to 9 डिजिट्स काउंट करें तो टोटल कितने हो गए,
10, राइट। तो डेसिमल का जो बेस होता है दैट इज 10। इसके अंदर में हम 0 से लेके 9 तक के डिजिट्स यूज कर सकते हैं। मतलब अगर आपको एक डेसिमल नंबर बनाना है तो उसके अंदर में, उस डेसिमल नंबर के अंदर में आपके पास 0 से लेके 9 तक डिजिट्स हो सकती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 105980। क्या ये डेसिमल नंबर है? बिल्कुल। 0 से लेके 9 तक के बीच में जितने नंबर्स आ रहे हैं सबको यूज करके हमने एक नंबर बनाया है। सो ऑफ कोर्स दिस इज अ वैलिड डेसिमल नंबर। ओके, अगर मैं एक ऐसा नंबर लिखती हूँ 105, f लिख दिया मैंने, तो f तो आता ही नहीं है डेसिमल में, सिर्फ 0 से लेके 9 तक डिजिट्स हो सकती है, f नहीं आता है। सो दिस वन इज इनवैलिड। ठीक है, तो मतलब एक डेसिमल नंबर 0 से लेके 9 तक डिजिट्स को यूज करके ही बन सकता है। आगे चलते हैं, बाइनरी नंबर्स। बाइनरी का बेस आपके पास होता है 2, मतलब इसमें सिर्फ 2 डिजिट यूज कर सकते हो, एक होता है 0 और एक होता है 1। 2 डिजिट आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं एक बाइनरी नंबर बनाती हूँ, सबसे पहले हमें प्रीफिक्स में लिखना पड़ेगा क्या? 0b। दूसरा, बाइनरी नंबर में 2 ही डिजिट हो सकते हैं, या तो 0 या फिर 1, राइट। 0 और 1 के अलावा कोई एक्स्ट्रा डिजिट आपके पास नहीं होना चाहिए। तो मैंने लिखा 1001। सो दिस वन इज वैलिड बाइनरी नंबर। अगर मैं रेंज से बाहर जाने की कोशिश करती हूँ, मैंने लिखा 100112, नाउ दिस वन इज इनवैलिड बाइनरी नंबर। हमने प्रीफिक्स में ऐड किया 0b, मतलब हम इसको बाइनरी बनाना चाह रहे हैं। दूसरा, हम रेंज से भी बाहर चले गए, सो दिस नंबर इज एन इनवैलिड बाइनरी नंबर। तो आपके पास ऐसे केसेस में एरर आ सकता है कि आप जो आपका रेंज है आप उससे बाहर जा रहे हो, ठीक है, या फिर 2 इज नॉट अलाउड इन बाइनरी, इस तरीके के आपके पास एरर्स जो है वो जनरेट हो सकते हैं। चलो, मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने नहीं लिखा है तो लिख लेना, बाकी एग्जाम्पल्स हम लिख ही रहे हैं, है ना। तो इसको हम हटा देते हैं एक बार। चलो, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर का जो बेस है दैट इज 8, मतलब आप इसमें 8 डिजिट यूज कर सकते हो। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 8 कहाँ तक हो जाएगा? 7 तक। तो मतलब एक ऑक्टल नंबर 0 से लेके 7 तक के बीच के डिजिट्स को यूज करके बन सकता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मैंने लिखा, सबसे पहला प्रीफिक्स में आपके पास क्या होना चाहिए? 0o। तो मैंने लिखा 0o। सबसे पहला यहाँ मैंने लिखा 1 2 3 7, तो बिल्कुल रेंज में ही है, 0 से लेके 7 तक के नंबर्स आपके पास हो सकते हैं। अगर मैं रेंज से बाहर जाने की कोशिश करती हूँ, नाउ दिस विल बी एन इनवैलिड नंबर, इनवैलिड ऑक्टल नंबर। यहाँ पे आपके पास एरर हो सकता है दैट यू आर एक्सीडिंग रेंज ऑफ ऑक्टल नंबर, क्योंकि देखो आप 0o आपने लिखा है, इसका मतलब आप इस नंबर को ऑक्टल बनाना चाह रहे हो, ऑक्टल बनाना चाह रहे हो, फिर आप रेंज से भी बाहर जा रहे हो, राइट। तो ये आपके पास एरर जनरेट करेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हेक्साडेसिमल की। हेक्साडेसिमल प्रीफिक्स में 0x यूज करते हैं। हेक्साडेसिमल का जो बेस है वो आपके पास होता है 16, मतलब आप इसमें 16 डिजिट्स यूज कर सकते हो, बट हमारे पास तो 10 ही डिजिट होते हैं, फिर 16 कहाँ से हो सकता है? तो यहाँ पे आप 0 to 9 डिजिट्स यूज कर सकते हो। दूसरा, A to F कैरेक्टर्स भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो A से F अगर हम काउंट करें तो ये होते हैं 6 टोटल, तो टोटल मिलके कितना हो गया? 16। तो हेक्साडेसिमल का बेस हमारे पास क्या होता है? 16। इसमें हम 0 to 9 डिजिट्स यूज कर सकते हैं। इवन वी कैन ऑल्सो यूज A to F कैरेक्टर्स। अब ये जो कैरेक्टर्स हैं ये स्मॉल और कैपिटल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल 0 to 15 नहीं, 0 to 15 यूज नहीं कर सकते। 15 देखो, अगर मैं 15 की बात करूं तो ये तो 0 to 9 नंबर से ही मिलके बना हुआ है ना, इसी रेंज से नंबर उठाया हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि डिजिट्स कौन कौन से इसमें 1 और 5 है। 1 और 5 तो 0 to 9 के रेंज में आ रहा है ना, तो अलग से हम नहीं लिखेंगे कि 15 नहीं, यहाँ पे हम कुछ कैरेक्टर्स को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 0x, मैंने लिखा 1 2 3 f, या फिर मैंने a लिख दिया, या फिर मैंने लिखा 0x 1 2 3 z y। तो अगर इसकी बात करें तो ये 0 to 9 डिजिट्स को यूज करके बना हुआ है, इवन A to F कैरेक्टर्स की रेंज के अंदर ही है। तो ये वाला वैलिड है, बट ये इनवैलिड है क्योंकि Z और Y A to F के बीच में नहीं आते हैं, हमने रेंज जो है वो क्रॉस कर दिया।
नाउ दिस वन इज इनवैलिड नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इंटीजर लिटरल्स को क्लासिफाई किया है। तो ये कंप्लीटली हमारे पास 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है हमने। अगर आप फर्दर क्लासिफाई करना चाहेंगे उसके लिए आपको हमेशा प्रीफिक्स में वैल्यूज ऐड करने हैं। अगर आपने बिना प्रीफिक्स के वैल्यू लिखा हुआ है इट विल ऑलवेज बी कंसीडर्ड एज डेसिमल नंबर, ठीक है। अगर प्रीफिक्स में वैल्यू ऐड करेंगे तो फिर ये क्या कंसीडर होगा, जो आपने प्रीफिक्स में वैल्यू ऐड किया है वही। दूसरा चीज हमेशा ध्यान रखना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सिर्फ और सिर्फ प्रीफिक्स लिख के छोड़ दिया, आगे आपने वैल्यू नहीं लिखा है, ये हमेशा आपके पास एरर जनरेट करेगा, ठीक है। ऐसे मिस्टेक्स हमें कभी भी नहीं करनी है कि आप सिर्फ प्रीफिक्स लिख के छोड़ रहे हो, आपने सिर्फ 0B लिख दिया एरर जनरेट हो जाएगा, 0O लिख दिया एरर जनरेट हो जाएगा। वैल्यू लिखना है कोई ना कोई, सिर्फ प्रीफिक्स से काम नहीं चलेगा, ठीक है। दूसरा प्रीफिक्स में ही ऐड करना है, ऐसा नहीं है कि आप सफिक्स में ऐड कर रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 1 2 3 F और 0X, सफिक्स में ऐड नहीं करना है, प्रीफिक्स में ऐड करना है, तो यहाँ पे भी आपके पास एरर जनरेट होगा, ठीक है। चले आगे। तो ये टोटल हमारे पास 4 पार्ट्स में क्लासिफाई हमने किया है, तो इसको एक बार थोड़ा सा आप लोग अपने माइंड में रख लेना। ये जो नंबर्स हैं कैपिटल स्मॉल दोनों हो सकते हैं, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। तो अच्छे से इसको लिख लेना, ठीक है, स्मॉल कैपिटल दोनों हो सकते हैं। चलो अब हम रूल्स की बात कर लेते हैं। क्या इन सभी नंबर्स के साथ में हम अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं? अगर मैं कोई भी इनमें से नंबर लिखती हूँ, क्या इनके साथ हम अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हो। मैंने लिखा 0B, यहाँ मैंने लिखा 100_10, बिल्कुल वैलिड है, कोई इश्यू नहीं है। आप प्रीफिक्स यूज कर आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। रूल बस आपको ध्यान रखना है कि आप अंडरस्कोर यूज करो बट लास्ट में नहीं करना है। लास्ट में करोगे इनवैलिड कंसीडर होगा, ठीक है। दूसरा, आपने प्रीफिक्स लिखा और यहीं पे आपने अपना अंडरस्कोर पुट कर दिया, ये भी आपके पास इनवैलिड कंसीडर होगा, ठीक है। जैसे कि अगर मेरे पास ये प्रीफिक्स नहीं भी है तो हमने रूल पढ़ा था अभी अभी कि वैल्यू है, वैल्यू से पहले स्टार्टिंग में आपके पास अंडरस्कोर नहीं होना चाहिए, ना ही लास्ट में होना चाहिए, मिड में होना चाहिए, राइट, बीच में कहीं भी हो सकता है। तो ये आपके पास एरर जनरेट करेगा। यही सेम रूल है चारों के लिए, ठीक है, डेसिमल के लिए, हेक्साडेसिमल के लिए, बाइनरी के लिए, ऑक्टल के लिए, सब के लिए यही सेम रूल है आपके पास। और दूसरा वो एग्जाम्पल मैं यहीं पे लिख देती हूँ कि अगर आपने सिर्फ प्रीफिक्स लिख के छोड़ दिया, ये भी आपके पास एरर जनरेट करेगा, ठीक है। तो क्या वैलिड है, क्या इनवैलिड है, सारी पॉसिबिलिटीज हमें अपने माइंड में रखनी है ताकि हम गलतियां ना करें। दूसरा, अगर मैंने लिखा, मैं प्रिंट करवाती हूँ, मैंने लिखा प्रिंट, कलर चेंज करते हैं, मैंने लिखा प्रिंट और यहाँ मैंने लिखा टाइप ऑफ दिस नंबर। कैसा नंबर है? बाइनरी है, और बाइनरी का टाइप आपके पास हमेशा क्या रहेगा? इंटीजर, ठीक है, क्योंकि हमने बात की ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ये सब किस टाइप के हैं? इंटीजर टाइप के हैं। तो आपके पास जो रिजल्ट रहेगा ऐसे केसेस में वो हमेशा इंटीजर ही आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चाहे यहाँ पे आप ऑक्टल नंबर लिखो, बाइनरी लिखो, हेक्साडेसिमल लिखो, डेसिमल लिखो, आपके पास रिजल्ट क्या रहेगा? इंटीजर, क्योंकि इंटीजर से ही बिलोंग करते हैं। ओके, तो आई होप यहाँ तक इंटीजर लिटरल हमें क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चले आगे। दूसरा एक चीज़ और मैं यहीं पे क्लियर करना चाहूँगी। अगर मैंने लिखा प्रिंट, मैंने यहाँ सपोज कोई हेक्साडेसिमल नंबर लिख दिया, 1 2 3 F लिख दिया मैंने। अब अगर हम प्रिंट मेथड की बात करें, यहाँ पे अगर आप कोई ध्यान से सुनना इस बात को, यहाँ पे अगर आप कोई बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर अगर आप प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं तो वो डायरेक्टली कभी भी प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। ये एज इट इज कभी भी प्रिंट नहीं होगा, ये प्रिंट होगा नॉर्मल डेसिमल फॉर्मेट में, ठीक है, डायरेक्टली प्रिंट नहीं होगा। इस हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर इसको प्रिंट करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये एक चीज हमें ध्यान रखना है। चलते हैं वापस से और आ जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास इंटीजर हमने डिस्कस कर दिया कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्लोट लिटरल, फिर उसके बाद आ जाएगा कॉम्प्लेक्स लिटरल। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं फ्लोट लिटरल को, या उससे पहले हम
ठीक है, फ्लोट लिटरल को पहले हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, फ्लोट लिटरल्स। अब फ्लोट लिटरल्स मतलब हमारे पास एक ऐसा नंबर जो कि अपने आप में एक पॉइंटिंग नंबर है, राइट। दूसरा, हमने आज तक जितने भी रूल्स पढ़े हैं पॉइंटिंग वाले वही सेम रूल्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा में अलग नहीं है। मैंने लिखा 10.5 वैलिड है, मैंने लिखा 10.5 इनवैलिड। क्या कभी किसी नंबर में 2 बार पॉइंट हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। तो वही सेम मैथमेटिक्स वाले रूल है। अच्छा, क्या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के साथ में हम अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं? बिल्कुल हम यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैंने लिखा 10_5.5 बिल्कुल वैलिड है, कोई इशू नहीं है। ध्यान ये रहे कि पॉइंट के जस्ट बाद में नहीं आना चाहिए आपका अंडरस्कोर। मैंने लिखा 10_5 यहाँ पे ._5, दिस विल बी इनवैलिड, ठीक है। तो ये छोटे से रूल्स हैं। तो जितने भी आपके पास पॉइंटिंग नंबर्स होंगे वो सभी आपके पास क्या कंसीडर होंगे? हमेशा एक पॉइंटिंग वैल्यू, फ्लोट टाइप कंसीडर होंगे हमेशा। मैंने लिखा 0.5, क्या ये वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। मैंने लिखा 5 पॉइंट, क्या ये वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है, ठीक है। तो ये सभी इस तरीके से ये सारे रूल्स हैं। किसी भी तरीके से आप लिखना चाहें आप लोग लिख सकते हैं एक फ्लोट टाइप वैल्यू को। अगर आप किसी भी फ्लोट टाइप वैल्यू का टाइप प्रिंट करवाते हैं तो आपके पास हमेशा क्लास क्या आता है? फ्लोट क्लास आता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने लिखा प्रिंट करवाते हैं टाइप, किसका टाइप प्रिंट करवाएंगे? 10.5 का टाइप प्रिंट करवा लेते हैं। तो आपके पास में आउटपुट इस केस में क्या रहने वाला है? क्लास एंगुलर ब्रैकेट्स में फ्लोट, ठीक है। किस क्लास से बिलोंग करते हैं? ये फ्लोट क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये सारे रूल्स हो गए हमारे पास फ्लोट के लिए। तो फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। क्या कुछ स्किप तो नहीं हो रहा है? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कॉम्प्लेक्स लिटरल्स। अब कॉम्प्लेक्स लिटरल्स या कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं कैसे होते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, ये मिस हो रहा था, अंडरस्कोर बता दिया है, हाँ ठीक है, फिर कुछ मिस नहीं हो रहा है। ओके चलो, अब हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें हमारे पास एक इमेजिनरी पार्ट होता है, एक रियल नंबर होता है, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल इनको हम लिखते हैं कुछ इस फॉर्मेट में a+bj, ठीक है। इस फॉर्मेट में हम इनको लिखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 3+5j, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे ये जो 3 है ये आपके पास एक रियल पार्ट है और ये आपके पास एक इस नंबर का इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बनाते हैं। अगर मैं सिर्फ ऐसा लिखूं 5j तो आपके पास रियल पार्ट नहीं है, आपने सिर्फ इमेजिनरी पार्ट लिखा है, बिल्कुल वैलिड है। अगर आप ऐसा लिखते हैं 3+j, ओनली j, रियल नंबर आप जो इमेजिनरी नंबर है वो आपको लिखना ही लिखना है, आप सिर्फ j नहीं लिख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज इनवैलिड। या तो आप यहाँ 1 लिख दो, ठीक है, तो ये ट्रू कंसीडर होगा, बट आपको लिखना जरूर है, आप सिर्फ j लिख के नहीं छोड़ सकते हो। नाउ दिस वन इज करेक्ट, ओके। तो ये हो गए हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दूसरा, जो हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स होते हैं इनको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये पार्ट स्किप हो रहा था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हो। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट क्या होता है? अगर मैंने किसी भी नंबर को लिखा, मैंने लिखा 3e2, एक ऐसा नंबर जिसमें आप बीच में e यूज कर रहे हो। अब इसका मतलब क्या है? अगर हम इसको
ओपन करके देखें या हम इसको और इलेबोरेट करके देखें तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि 3, सबसे पहले हम 3 को एज इट इज लिखेंगे, कितना भी लेंदी नंबर हो आपके पास इसी तरीके से सॉल्व होगा। 3 ई का मतलब है इनटू टेंस टू पावर, ये 2 क्या है, टेंस टू पावर है, ठीक है। तो बेसिकली ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट को यूज करने का रीजन कि जब हमारे पास में कुछ बहुत ज़्यादा रेंज के हमारे पास जब फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज होती हैं उनको हम शॉर्ट में लिखने के लिए एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट को यूज़ करते हैं कि उनको हम और छोटा लिख सकें, कि टेंस टू पावर करके हम उनको छोटा करके कुछ इस तरीके से लिख सकें। एक तो हमने ये ऐसा लिखा हुआ है, एक हम इसको कुछ इस तरीके से लिख रहे होते हैं। अगर मेरे पास ऐसे इसका पावर मैं 10 कर देती हूँ, टेंस टू पावर 10, तो कितना लेंदी नंबर हो जाएगा, राइट। तो उसको शॉर्ट फॉर्मेट में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हम इनको इस तरीके से एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, अगर आप सिर्फ ऐसा लिखें 3e लिख के आपने छोड़ दिया तो आपने पावर तो बताया ही नहीं कि टेंस टू पावर क्या है, तो ये इनवैलिड कंसीडर होगा, ठीक है। या फिर आपने सिर्फ e2 लिख दिया तो ये भी इनवैलिड कंसीडर होगा। आपके पास पहला नंबर और टेंस टू पावर में जो आपको रखना है वो नंबर, दोनों नंबर्स आपको रखने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंटिंग वैल्यू भी हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 5.3e2। तो अब अगर हम इस नंबर को ओपन करके देखें, इलेबोरेट करके देखें तो ये कुछ ऐसा है 5.3 इंटू टेंस टू पावर 2, ठीक है। जो e के साथ में है वो टेंस टू पावर में चला जाएगा, ओके। तो इस तरीके से हम एक्सपोनेंशियल नंबर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो कंप्लीटली हमने अपने न्यूमेरिक जो लिटरल्स हैं सब हमने डिस्कस कर लिया, इंटीजर हमने डिस्कस कर लिया, फ्लोटिंग पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, इवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब एक दो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं ताकि एक बार फटाफट से आप लोगों का रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ लिखे हैं, तो फटाफट से आप लोगों को कमेंट करना है क्या आंसर होने वाला है। मैं नंबरिंग कर देती हूँ ताकि आपको इजी हो। तो आपको इनमें क्या बताना है बेसिकली कि ये जो नंबर लिखा हुआ है ये वैलिड है या इनवैलिड है। जो सारे रूल्स हमने पढ़े हैं, सारी पॉसिबिलिटीज मैंने बता दी, वही सेम है। फटाफट से रिवीजन हो जाएगा। तो बताओ कि कौन सा वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है। नंबरिंग कर देती हूँ ताकि आप लोगों को इजी हो। चलो पहले 11 तक बताओ, फटाफट से कमेंट करना है कौन सा नंबर करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। चलो फटाफट से आंसर करो आप लोग। जो अभी हमने पढ़ा है उसी में से है, एक्स्ट्रा में कुछ नहीं है, ठीक है। जितने हमने न्यूमेरिक लिटरल्स पढ़े हैं उसी के एग्जाम्पल्स हैं सभी। टेंथ वन इनकरेक्ट है, ओके। चलो तो हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, जिसको नहीं समझ में आया और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला हमने लिखा हुआ है नॉर्मली 10 कैसा नंबर है, इंटीजर टाइप है, राइट। वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वैलिड है। अकेला 0 लिखा हुआ है, बिल्कुल वैलिड है। किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, यहाँ लिख भी देती हूँ। और इंटीजर में कौन सा, डेसिमल, राइट। 500 लिखा हुआ है, बिल्कुल वैलिड है, कोई इशू नहीं है। तो किस टाइप का है, इंटीजर, और इंटीजर में किस टाइप का, डेसिमल टाइप का। अंडरस्कोर के साथ लिखा हुआ है, बिल्कुल वैलिड है, 10,000 नंबर है। जब हम ऐसे नंबर्स को प्रिंट करवाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा प्रिंट 10 और अंडरस्कोर 000, जब ये प्रिंट होके आएगा तो ये प्रिंट नॉर्मली ही होके आएगा। ये जो अंडरस्कोर होता है ये हम प्रोग्रामर्स के लिए होता है रीडेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए, बट कंपाइलर इसको हमेशा इग्नोर करता है। प्रिंट कभी भी नहीं होके आएगा ये अंडरस्कोर कंसोल स्क्रीन पे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। चलो तो
तो ये नंबर भी हमारे पास वैलिड है और किस टाइप का है, ये भी इंटीजर टाइप है। डबल टाइम अंडरस्कोर आप यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। ज़रूर नहीं है कि आप पूरे आपका जो भी नंबर है उसमें सिर्फ एक ही अंडरस्कोर होना चाहिए, ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। जैसे हमारी कोई भी वैल्यू है उसमें मल्टीपल कोमा हो सकते हैं, वैसे ही सेम एज मल्टीपल अंडरस्कोर आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आंसर्स मैच कर लेना आप लोग अपने। तो ये भी हमारे पास वैलिड है और किस टाइप का नंबर है, ये भी इंटीजर टाइप का नंबर है। 09, क्या ये वैलिड है? जैसे हम अपने नॉर्मल लाइफ में लिख देते हैं कि 09, अब 0 है क्योंकि इसके प्रीफिक्स में तो सिर्फ 9 ही कंसीडर होगा, 0 का कोई मतलब नहीं है यहाँ। क्या ऐसा लिख सकते हैं हम प्रोग्रामिंग में? बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। ठीक है, अब इसको हो सकता है कंपाइलर कुछ इस तरीके से ट्रीट करे कि आपने 0 लिखा है, हो सकता है आप इसके प्रीफिक्स में लिखना भूल गए, हो सकता है आप बी लिख रहे हो प्रीफिक्स में, 0b, 0x या 0o। ठीक है, तो अकेला 0 हम नहीं लिख सकते हैं। अब इसको नॉर्मली 9 लिखो, 9 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 0 ऐड मत करो। ठीक है, तो ये आपके पास एरर जनरेट करेगा। तो 6 जो है वो इनवैलिड है। चलो आगे चलते हैं। क्या स्टार्टिंग में अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं? नहीं, अभी अभी हमने रूल की बात की थी, स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए, ना ही एंड में होना चाहिए। तो 8 भी इनकरेक्ट है। आंसर किया था आपने 8, बिल्कुल 8 इनकरेक्ट है। 7 भी इनकरेक्ट है, बिल्कुल। 1e 2.5, हमने यहाँ ये जो नंबर लिखा है 1e 2.5, क्या जो टेंस टू पावर होता है वो पॉइंट में हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको इलेबोरेट करके देखें तो ये लिखा हुआ है 1 × 10⁻² 2.5, तो ये आपके पास इनवैलिड है। ठीक है, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। दूसरा, मैंने सिर्फ 1e लिखा है, अब मतलब पावर में क्या होने वाला है वो हमने नहीं लिखा, वो पार्ट हमने स्किप कर दिया, तो ये भी आपके पास इनवैलिड है। ठीक है, 1e कुछ यहाँ पावर में आपको लिखना था, तब ये वैलिड होता, अभी के लिए ये इनवैलिड है। यहाँ लिखा हुआ है 3 कैपिटल E, ठीक है, ये कैपिटल E है। 4, तो आपके पास ये जो E है एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट लिखने के लिए आपका जो E है ये स्मॉल कैपिटल दोनों हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप इसको बिल्कुल इस तरीके से लिख सकते हो। अगर हम इसको इलेबोरेट करके देखें तो ये है 3 × 10⁻⁴ क्या 4। ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इनकी बात कर लेते हैं, वापस से नंबरिंग कर देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब वापस से फटाफट कमेंट करके बताओ कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। फोर मिस्टेक्स, कोई बात नहीं, वापस से रिवीजन करना, वापस से सॉल्व करना। ठीक है, पहली बार में गलतियां होती ही हैं। चलो फटाफट से बताओ। पहला हमने लिखा हुआ है 1._5, तो अभी अभी हमने बात की थी कि पॉइंटिंग वैल्यू के साथ में, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के साथ में आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, बट पॉइंट के जस्ट बाद में आपको यूज नहीं करना है। सो नाउ दिस वन इज इनवैलिड, पॉइंट के जस्ट बाद में आपको यूज नहीं करना है। चलो आगे देख लेते हैं। डबल अंडरस्कोर एक साथ नहीं होना चाहिए। जैसे ये वाला एग्जाम्पल था, 2 बार अंडरस्कोर है बट एक साथ नहीं है, ये वैलिड है, बट आपने एक साथ 2 हमने अंडरस्कोर लिख दिए, दिस वन इज इनवैलिड। ठीक है, तो ये इनवैलिड है। चलो 0b, और ये हमने एक बाइनरी नंबर लिखा हुआ है, बिल्कुल वैलिड है। बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, सभी नंबर्स के साथ में हम अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, रूल हमने पहले ही पढ़ लिया था। तो दिस इज ऑल्सो वैलिड। ठीक है, बिल्कुल वैलिड है, कोई इशू नहीं है। और अगर हम इस नंबर की बात करें तो ये नंबर कैसा है, एक बाइनरी नंबर है, और बाइनरी नंबर्स किस टाइप के कंसीडर होते हैं, इंटीजर टाइप। ठीक है, नाउ 0b हमने सिर्फ प्रीफिक्स लिख दिया, हमने कोई वैल्यू नहीं लिखा आगे, तो ये आपके पास कंप्लीटली इनवैलिड है। आप अकेला प्रीफिक्स नहीं लिख सकते हो, वैल्यू आपको कुछ ना कुछ रखना ही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इनवैलिड। हमने लिखा है 0b, और ये वैल्यू हमने लिखा है, वैल्यू स्टार्ट होने से पहले ही, स्टार्टिंग में ही हमने अंडरस्कोर पुट कर दिया। अब हमने अगर इस प्रीफिक्स को भूल जाएं तो हमारा रूल याद आता है कि स्टार्टिंग में आपके पास और एंडिंग में आपके पास अंडरस्कोर नहीं होना चाहिए, मिड में कहीं भी होना चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास कंप्लीटली इनवैलिड कि प्रीफिक्स के जस्ट बाद में आपके पास अंडरस्कोर नहीं होना चाहिए। ऑक्टल नंबर है, जस्ट बाद में हमारे पास अंडरस्कोर आ रहा है, दिस इज ऑल्सो इनवैलिड। ठीक है,
0x डबल एफ लिखा हुआ है, 0x मतलब हेक्साडेसिमल बना रहे हैं, क्या हेक्साडेसिमल की रेंज में f आता है और ये कैपिटल F है तो बिल्कुल वैलिड है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, f आता है A2F बिल्कुल वैलिड है। 0x अकेला प्रीफिक्स हमने लिखा है, अकेला प्रीफिक्स हम नहीं लिख सकते, ठीक है, इनवैलिड है। 0x अंडरस्कोर 1a तो वही सेम एरर कि यहाँ पे आपने अपना प्रीफिक्स लिखा, वैल्यू से जस्ट पहले या प्रीफिक्स के जस्ट बाद में आपने अंडरस्कोर पुट कर दिया, बीच में कहीं हो सकता है, प्रीफिक्स के जस्ट बाद में नहीं हो सकता, तो इनवैलिड। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अपने कंप्लीट इंटीजर लिटरल्स को हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट लिटरल पे चलते हैं। चलो ओके, और एग्जाम्पल्स हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हमने प्रिंट और प्रिंट किया है, ये कैसा नंबर है, एक बाइनरी नंबर है, क्या ये वैलिड बाइनरी है, बिल्कुल 1 और 0 से मिलके बना हुआ है। 0 और O ऑक्टल नंबर है, क्या ऑक्टल की रेंज में ही है, 101 बिल्कुल, 0 to 7 डिजिट इसमें हम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल वैलिड है। हेक्साडेसिमल नंबर है 41, क्या 41 4 और 1 डिजिट हेक्साडेसिमल की रेंज में आता है, बिल्कुल हेक्साडेसिमल में हम 0 to 9 डिजिट्स और A2F कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं, तीनों वैलिड है। अब बात यह है कि तीनों के अंदर में प्रिंट क्या होगा, तो अगर मैं इन तीनों नंबर्स की बात करूं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था आपको कि अगर हम किसी भी हेक्साडेसिमल ऑक्टल बाइनरी नंबर को डायरेक्टली प्रिंट मेथड को यूज करके हम प्रिंट करवाने की कोशिश करेंगे तो ये नंबर एज इट इज प्रिंट नहीं होगा, पहले इनको डेसिमल फॉर्मेट में चेंज किया जाएगा, आफ्टर दैट इनको प्रिंट किया जाएगा। तो अगर इन तीनों की हम बात करें तो तीनों का ही जो डेसिमल नंबर है वो क्या है, यहाँ पे 65 है, तो 3 टाइम आपके पास 65 65 65 प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारे पास एक वेरिएबल है नम नाम से, जिसको वैल्यू हमने असाइन किया हुआ है 65। अब यहाँ देखो नंबर्स को हम प्रिंट करवा रहे हैं और ये बिन, ऑक्ट और हेक्स ये हमने यूज किया हुआ है। तो अब देखो अगर आपके पास कोई भी इंटीजर नंबर हो, उसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करके प्रिंट करवाना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके प्रिंट करवाना है या फिर ऑक्टल में कन्वर्ट करके प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए आप ये 3 मेथड यूज कर सकते हैं, बिन, हेक्स, ऑक्ट, OCT, HEX, BIN। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नंबर है 65, इसका जो बाइनरी नंबर है वो आपके पास प्रिंट होके आ जाएगा, क्योंकि बाइनरी नंबर इसका क्या होता है, 65 का बाइनरी ये लिखा हुआ है ऊपर 0B1 5 टाइम 0 और 1। ठीक है, बाइनरी फॉर्मेट में ही प्रिंट होगा विद प्रीफिक्स, प्रीफिक्स भी आपके पास प्रिंट होके आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 65 को ऑक्टल में कन्वर्ट किया जाएगा, ऑक्टल वैल्यू प्रिंट किया जाएगा, 65 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया जाएगा और हेक्साडेसिमल वैल्यू प्रिंट किया जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट ये हमारे पास वही सेम वेरिएबल है, वैल्यू है इसका 65। दूसरा तरीका इन इंटीजर नंबर्स को या डेसिमल नंबर्स को बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम फॉर्मेट मेथड को भी यूज कर सकते हैं, ये हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। तो फॉर्मेट मेथड में के लिखने का सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले आप अपना वेरिएबल नेम लिखेंगे, देन कॉमा ऑपरेटर, देन अगर आपको बाइनरी में चेंज करना है तो सिंगल क्वॉट में B लिखेंगे, ऑक्टल में चेंज करना है तो O लिखेंगे, हेक्साडेसिमल में चेंज करना है तो X लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो नंबर है 65 उसको किस में कन्वर्ट किया जाएगा, बाइनरी में। यहाँ पे आपका जो नंबर है 65 उसको किस में कन्वर्ट किया जाएगा, ऑक्टल में, और यहाँ पे 65 को हेक्साडेसिमल में चेंज किया जाएगा और फिर प्रिंट किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने जो इंटीजर नंबर्स हैं, डेसिमल नंबर्स हैं, उनको हेक्साडेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल में कन्वर्ट करके प्रिंट करवा सकते हैं। ये जब नंबर्स प्रिंट होंगे ये विदाउट प्रीफिक्स प्रिंट होंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ये प्रीफिक्स के साथ में प्रिंट करवाता है, ये विदाउट प्रीफिक्स प्रिंट करवाता है। ओके, चलें आगे। नेक्स्ट इस एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हमारे पास एक z नाम का वेरिएबल है, इसको हमने एक नंबर असाइन किया हुआ है। अभी अभी हमने बात की थी ये नंबर किस टाइप का है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट। जे हमने यूज किया हुआ है, इसका मतलब ये नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग प्रिंट करवाने के लिए हम उस वेरिएबल के साथ में डॉट पुट करके रियल या IMAG हम लिख सकते हैं। रियल के थ्रू आपके पास सिर्फ रियल पार्ट प्रिंट होके आएगा, तो ये रियल पार्ट आ गया। दूसरा, जब ये प्रिंट होके आएगा आपके पास रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट, तो ये हमेशा फ्लोट टाइप में प्रिंट होके आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। IMAG, तो जो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका इमेजिनरी पार्ट प्रिंट हो जाएगा, दैट इज 4, तो 4.0 आपके पास प्रिंट हो गया फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे जितने भी न्यूमेरिक लिटरल्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वन इज स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल यानी कि जब आपके पास कोई कैरेक्टर हो, जब आपके पास कोई वर्ड हो, जब आपके पास कोई पैराग्राफ हो, उन सबको हम कहते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स। अब आपके पास जो स्ट्रिंग लिटरल्स हैं वो सिंगल लाइन स्ट्रिंग हो सकता है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो सकता है, एम्प्टी स्ट्रिंग हो सकता है। सबसे पहला, लिखना कैसे है स्ट्रिंग्स को। स्ट्रिंग्स को लिखने के लिए आप सिंगल क्वोट भी यूज कर सकते हो, जैसे मैंने लिखा ए। आप स्ट्रिंग्स को लिखने के लिए डबल क्वोट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आप स्ट्रिंग्स को लिखने के लिए ट्रिपल क्वोट भी यूज कर सकते हो, जैसे मैंने लिखा हैप्पी, फिर दूसरा वर्ड मैंने लिखा कोडिंग, ठीक है। तीनों तरह से आप लिख सकते हो। दूसरा, अब इसको देख के ये मत समझना कि सिर्फ सिंगल कैरेक्टर होगा तो सिंगल क्वोट, वर्ड होगा तो डबल क्वोट, मल्टीपल वर्ड्स होंगे तो ट्रिपल क्वोट, नहीं, आप किसी को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आपके पास जैसे ये नाम है प्रिशु, इसको मैं चाहूँ तो मैं सिंगल क्वोट में भी लिख सकती हूँ, उसको कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। आप अपने स्ट्रिंग को तीनों तरह से स्टोर करवा सकते हो, सिंगल क्वोट, डबल क्वोट, ट्रिपल क्वोट, ठीक है, तीनों तरह से, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर आपने सिंगल क्वोट में भी लिखा है तो भी वो स्ट्रिंग है, डबल क्वोट में लिखा है तो भी वो स्ट्रिंग है, ट्रिपल क्वोट में लिखा है तो भी वो स्ट्रिंग है, ओके। माय नेम इज प्रिशु, ओके, ये मेरा ही नाम है जिसका मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं सिंगल लाइन स्ट्रिंग की। सिंगल लाइन स्ट्रिंग यानी कि मेरे पास में किसी भी वेरिएबल को मुझे एक स्ट्रिंग असाइन करना है जो कि मुझे सिंगल लाइन में असाइन करना है, मतलब वो हो सकता है मेरे पास कोई वर्ड हो या कोई लाइन हो, राइट। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल लिया नेम और इसको मैंने असाइन कर दिया प्रिशु, ठीक है। तो ये हो गया सिंगल लाइन, हो सकता है आपके पास आगे 2-4 वर्ड और हो, ठीक है। मल्टी लाइन, मल्टी लाइन का मतलब है जब आप अपना प्रोग्राम लिख रहे हो तो मेरे पास कोई एक पैराग्राफ है जो यहाँ कंप्लीट लाइन में मेरे पास आ रहा है, फिर यहाँ भी है, फिर नेक्स्ट लाइन में भी है, फिर नेक्स्ट लाइन में भी, मतलब मेरे पास में एक स्ट्रिंग है, एक पैराग्राफ टाइप, जिसमें मेरे पास मल्टीपल लाइंस को कवर कर रहा है। तो अब ऐसे मल्टी लाइंस को कवर, मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स को लिखने के लिए हम यूज करते हैं ट्रिपल क्वोट को। ध्यान रखना, वापस से सुनना, अगर आपके पास सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन का स्ट्रिंग है, एक वर्ड है या एक लाइन है, उस केस में आप उसको सिंगल क्वोट में एनक्लोज करो, डबल क्वोट में एनक्लोज करो, ट्रिपल क्वोट में एनक्लोज करो, डजंट मैटर, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो। बट जब बात आती है मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स की तो उनको आपको हमेशा ही ट्रिपल क्वोट में एनक्लोज करना है, ठीक है। अगर आप डबल क्वोट में एनक्लोज करते हो कुछ इस तरीके से तो आपके पास एरर जनरेट हो सकता है, आपको इनको हमेशा ट्रिपल क्वोट में एनक्लोज करना है। अब ये जो ट्रिपल क्वोट हैं, ट्रिपल क्वोट को भी बनाने के आपके पास अलग अलग तरीके हैं। अलग अलग तरीके ये हैं, आपने कीबोर्ड पे देखा होगा, एक होता है हमारे पास सिंगल क्वोट और एक साथ होता है हमारे पास एक डबल क्वोट, राइट। जैसे कि ये मेरे पास एक सिंगल क्वोट है और कीबोर्ड पे दूसरा होता है हमारे पास ये डबल क्वोट, राइट। अब एक तो मैं 3 बार अपने क्वोट लिखूं सिंगल क्वोट्स को यूज करके, जैसे कि मैंने सिंगल क्वोट्स को यूज किया 3 बार सिंगल क्वोट्स। दूसरा, अगर आप डबल क्वोट्स को यूज कर रहे हो वो भी आप यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने लिखा 1 2 3 नंबर ऑफ टाइम, 1 2 एंड 3 टाइम मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमास को मैंने यूज किया है। दूसरा हो सकता है आप ट्रिपल क्वोट को यूज करो, जैसे कि एक डबल क्वोट एक सिंगल क्वोट मिलके क्या बना रहे हैं, 3
क्वाड, राइट। तो मैंने लिखा ये एक बार, सेकेंड, थर्ड, ये 1, ये 2 और ये 3। कहने का मतलब ये है, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, बस आपको ध्यान ये रखना है आपके जो भी क्वोट आप यूज कर रहे हो, सिंगल यूज कर रहे हो, डबल यूज कर रहे हो, वो 3 बार आना चाहिए, ठीक है। चलें आगे। ओके, एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब है आपने सिर्फ स्ट्रिंग क्रिएट किया, आपने उसको कुछ असाइन नहीं किया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा नेम, और नेम को मैंने सिंगल कोट को जिस तरीके से पुट करके मैंने छोड़ दिया, मैंने कोई इसके अंदर में स्ट्रिंग जो है वो पास नहीं किया, कोई कैरेक्टर नहीं, कोई वर्ड नहीं। या ये डबल कोट से भी हो सकता है कुछ इस तरीके से। अब देखो दूसरा चीज़, अगर मैं इनको कुछ इस तरीके से लिखती हूँ तो बीच में स्पेस आ रहा है, स्पेस भी एक स्ट्रिंग ही हो गया, स्पेस भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, इन दैट केस वो स्ट्रिंग क्या कंसीडर होगा, एक एम्प्टी स्ट्रिंग कंसीडर होगा। तो अभी के लिए ये एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है। एम्प्टी स्ट्रिंग तब होता जब इसके बीच में कुछ भी, एक भी सिंगल कैरेक्टर भी नहीं होता। जो आपके पास वाइट स्पेसेस होते हैं, वाइट स्पेसेस के बारे में हमने बात की थी, जो हमारे पास स्पेस की होता है वही वाइट स्पेस होता है ना, उसी को हम वाइट स्पेस की कहते हैं। अगर वाइट स्पेस भी है, वो भी आपके पास एक कैरेक्टर कंसीडर होता है, वो भी एक स्ट्रिंग कंसीडर होता है। तो अगर वो आपके स्ट्रिंग में है, इसका मतलब आपका जो स्ट्रिंग है वो नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है। अगर कुछ भी नहीं है, इन दैट केस वो स्ट्रिंग आपका एम्प्टी स्ट्रिंग कंसीडर होगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास कंप्लीटली स्ट्रिंग लिटरल्स। ओके, सिंपल सा था। आगे चलते हैं, बुलियन लिटरल्स। बुलियन लिटरल्स को हम यूज करते हैं अपने ट्रू फॉल्स रिजल्ट्स को स्टोर करवाने के लिए। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि मुझे चेक करना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मुझे चेक करना है कि क्या आपका एज 18 से ग्रेटर या 18 के इक्वल है, तो रिजल्ट क्या आएगा, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, कोई वैल्यू तो नहीं हो सकता। कि अब मैं आपसे एज पूछूं, आपने कहा कि मेरा एज 17 है, बट 17 तो 18 से स्मॉलर होता है, ग्रेटर नहीं होता है, तो मतलब कंडीशन क्या हो गया, मेरा फॉल्स हो गया। तो ऐसे केसेस में जब आपके पास रिजल्ट ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है, तो उन ट्रू फॉल्स को स्टोर करवाने के लिए हमारे पास एक लिटरल होता है, दैट इज बुलियन लिटरल, ठीक है। तो बुलियन लिटरल के अंदर में हम ट्रू और फॉल्स को स्टोर करवा सकते हैं। ये दो हमारे पास कीवर्ड होते हैं पाइथन में। जब हम बुलियन डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे उस टाइम पे भी हम इन्हीं कीवर्ड्स को यूज कर रहे होंगे। तो अगर आपके पास में कोई भी वेरिएबल है, जैसे मैंने लिखा इज ट्रू, ये मेरा वेरिएबल नेम है, इसको मैंने असाइन कर दिया ट्रू, ये कैपिटल होना चाहिए, टी और एफ कैपिटल्स होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको ट्रू असाइन कर दिया, या हो सकता है मैंने यहाँ कोई कंडीशन पुट किया, उसके बिहाफ पे इसको ट्रू असाइन हो रहा हो, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जब हमें ट्रू असाइन करना हो या ट्रू फॉल्स को हमें कंसीडर करना हो, ट्रू फॉल्स को हमें यूज करना हो, उस केस में हम ट्रू और फॉल्स कीवर्ड्स को यूज करते हैं, बुलियन लिटरल को हम यूज करते हैं, ठीक है। चलो आगे, स्पेशल लिटरल। स्पेशल लिटरल में हमारे पास आ जाता है नन, जिसको हम किसी भी वेरिएबल को असाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था, पाइथन में जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, मैंने डिक्लेयर किया एज नाम का वेरिएबल, इसको मैंने वैल्यू असाइन किया। जब आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन वी हैव टू इनिशियलाइज आवर वेरिएबल, हमें उसको वैल्यू असाइन करना ही करना पड़ेगा। हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कि हम नहीं करें, क्योंकि वेरिएबल किस टाइप का होने वाला है, वो मेमोरी में कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उस वेरिएबल का साइज क्या रहेगा, वो सब कुछ डिपेंड करता है अपने वैल्यू कैसा असाइन किया है, ठीक है। तो इसीलिए ये जरूरी है कि जब हम कोई वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, एट द टाइम ऑफ क्रिएशन हम उसको वैल्यू असाइन करें। बट एक ऑप्शन हमारे पास है कि अगर आपके पास में डिक्लेरेशन के टाइम पे वैल्यू नहीं है, तो आप उसको नन असाइन कर सकते हो। तो नन का मतलब है नथिंग, ठीक है। नन का मतलब है कि ये वेरिएबल सिर्फ क्रिएट हुआ है, इसका वैल्यू कुछ भी नहीं है, बस आपके पास एरर भी नहीं आएगा, ठीक है। तो नन भी हमारे पास एक कीवर्ड होता है जो कि एक स्पेशल लिटरल कंसीडर होता है। अब इसका एक्चुअल यूज अगर हम देखें तो ये हो सकता है कि हम किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और हम उसको एक डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करना चाह रहे हैं पैरामीटर्स में, है ना। जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस नन टाइप के बारे में, बट अभी के लिए क्योंकि हमने फंक्शंस नहीं पढ़े तो वो कहानी आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो उसको उसी टाइम पे हम डिस्कस करते हैं। चले नेक्स्ट है हमारे पास लिटरल कलेक्शन। तो अभी तक जितने भी हमने लिटरल्स पढ़े हैं, इंटीजर लिटरल्स, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स, कॉम्प्लेक्स लिटरल्स,
बूलियन, लिटरल, जितने भी हमने पढ़े हैं, स्ट्रिंग हो गया, इन सब का अगर हम कलेक्शन क्रिएट करते हैं तो वो ही क्या कहलाता है, लिटरल कलेक्शन। अब कलेक्शन बनाने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। हम कलेक्शंस में कोई लिस्ट हम क्रिएट कर सकते हैं, टपल क्रिएट कर सकते हैं, मैप क्रिएट कर सकते हैं, सेट क्रिएट कर सकते हैं, डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अब ये हमारे पास हम एकदम से आज नहीं पढ़ सकते सभी, ये हमारे पास सेपरेट टॉपिक्स हैं, सेपरेट चैप्टर्स हैं। तो जब हम उन चैप्टर्स को पढ़ रहे होंगे, जब हम स्पेसिफिक लिस्ट पढ़ेंगे, उस टाइम पे हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत लेंदी चैप्टर है अपने आप में। बट हमें इतना सा याद रखना है कि जब हमारे पास वैल्यूज का कलेक्शन हो, मल्टीपल डेटा टाइप्स की वैल्यूज का, मल्टीपल टाइप्स की वैल्यूज का जब हमारे पास कलेक्शन हो, उसी को हम क्या कहते हैं, कलेक्शन लिटरल। उसमें हमारे पास लिस्ट हो सकते हैं, टपल्स हो सकते हैं, सेट हो सकते हैं, मैप हो सकते हैं, डिक्शनरी हो सकते हैं, जो आप लिखना चाहें वो सब आपके पास हो सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आपने प्रोग्राम बनाया है एक एज वाला, वेरी गुड, नाइस। चलो, तो यहाँ तक हमारे जितने भी लिटरल्स हैं वो सब कंप्लीट हो चुके हैं। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। नहीं हुआ है, कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी लिटरल्स हमारे इतने ही थे, 5 लिटरल थे, पांचों लिटरल्स को हमने डिस्कस कर लिया एक एक करके। ओके, जितनी पॉसिबिलिटीज थी, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, सारी आप लोगों को बता दी गई हैं। कोई डाउट है तो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हो। उसके बाद हम अपना क्लास, आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। वैसे टाइम भी हो चुका है, ठीक है। चलो, सो बाय बाय एवरीवन। आज का क्लास हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ऑल क्लियर, ओके। अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग बाद में कमेंट कर सकते हैं।